अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 को स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, जिसको हम मेटालिक करैक्टर भी कहते हैं या हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी उसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट बेटा क्या है, यहाँ पर मेटल्स होंगे, ये बात ज़हन में रखनी है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ मेटल to lose valence electron and form cations, positive ion is called electropositive character। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने मेटल की डेफिनेशन को स्टडी किया तो हमने देखा कि जितनी भी मेटल्स हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैटाइंस बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स हैं, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सब की सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी, उनकी उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन जो उनके ऊपर आता है, उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम देते हैं। उनकी इस करैक्टरिस्टिक्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का नाम देते हैं कि मेटल्स ने हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और लूज़ करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जौन सी मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। और जो मेटल या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव नहीं करेगा, याद रखना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करेगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये बात हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक टर्म है वैलेंसी, ये हमने पहले चैप्टर में भी इसको हमने स्टडी किया, मज़ीद देख लेते हैं। इट इज़ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइनिंग एबिलिटी होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वैलेंसी बच्चों डिपेंड करती है, रिलेटेड होती है ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंसी उस चीज़ पर डिपेंड करती है हमारे पास। अब देखते हैं हम, हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ये इसका इनर मोस्ट शेल है, ये इसका इनर शेल है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। आप जानते हैं कि एटम्स को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन किसी मेटल, नॉन मेटल ने, मेटलाइड ने नहीं देने। ये क्या करेगा, अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और लूज़ करके यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अब ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 1 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है और ये नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन किसी ने भी नहीं देने, इसलिए वो क्या करेगी, मैग्नीशियम मेटल क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाती है। MgCl2, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी अपने वैलेंस शेल में स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, इसका मतलब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये 2 ही बॉन्ड बनाएगी, ZnCl2। सोडियम 1 ही बॉन्ड बनाती है, जैसे NaCl। NaCl2 नहीं होता, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी जब 1 है तो इसका मतलब है वो 1 ही बॉन्ड बनाएगी, NaCl। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी और वैलेंसी का कंसेप्ट था थोड़ा सा। अब हम बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर को देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में उसकी वेरिएशंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक करैक्टर ग्रुप्स में उसकी वेरिएशंस क्या होती हैं, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और पीरियड्स में फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट उसकी
इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप्स। मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, ग्रुप नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, और पीरियोडिक टेबल हमारे पास लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। लिथियम से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर ग्रुप 1 स्टार्ट हो रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ग्रुप नंबर 1, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में ही हमने क्यों रखे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है बच्चों कि आप इनमें से जिसकी मर्ज़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें और आप देखेंगे कि उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही बॉन्ड बनाएंगे इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स, और उनकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव होगी। तो ग्रुप 1 के मैंने एलिमेंट्स ले लिए। ग्रुप नंबर 1 इंडिकेट करता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। ये मैंने पीरियड नंबर ले लिया। लिथियम पीरियड नंबर 2 में है, सोडियम पीरियड नंबर 3 में है, पोटाशियम पीरियड नंबर 4 में है, रुबीडियम पीरियड नंबर 5 में है, सीजियम पीरियड नंबर 6 में है। इस तरह फ्रेंसियम है वो पीरियड नंबर 8 में आ जाएगा हमारे पास। अब ग्रुप तो शो कर रहा है, ग्रुप नंबर शो कर रहा है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पीरियड नंबर क्या शो करता है? पीरियड नंबर बताता है कि उसके वैलेंस शेल्स की तादाद कितनी है। ग्रुप नंबर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को शो करता है, और ये पीरियड नंबर किस चीज़ को शो करता है कि वैलेंस शेल की तादाद कितनी है। अब देखें, लिथियम है हमारे पास, लिथियम के को हमने पीरियड नंबर 2 में रखा है, तो बच्चों देख लें 1s2 2s1, ये इसके शेल्स की तादाद भी हमारे पास 1 है, 2 है सॉरी, क्योंकि इसको ग्रुप नंबर 2 में रखा है। सोडियम को ग्रुप पीरियड नंबर 3 में रखा है। सोडियम पीरियड नंबर 3 में है, इसका मतलब है कि उसके वैलेंस शेल की तादाद 3 होगी। पोटाशियम को हमने पीरियड नंबर 4 में रखा है, इसका मतलब है उसके जो है शेल्स की तादाद 4 होगी, 1 2 3 4। ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि ग्रुप नंबर का क्या मतलब है और पीरियड नंबर का क्या मतलब है। ग्रुप नंबर शो करता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और पीरियड नंबर शो करता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल्स की तादाद कितनी हो सकती है। अब ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप में बच्चों, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं, तो क्या होता है? साइज़ इंक्रीज़ होता है हमारे पास, एटम्स का साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, वैलेंस शेल्स सब शेल्स की तादाद इंक्रीज़ हो रही है, शेल्स की तादाद इंक्रीज़ हो रही है, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। टॉप से बॉटम अगर हम मूव करें तो एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीज़ होने की वजह से एटम का साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होता है, एटम्स का साइज़ भी हमारे पास बच्चों जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये देखें, लिथियम टॉप पर है, इसका एटॉमिक साइज़ स्मॉल है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल है। सोडियम उसके नीचे, पोटाशियम हम ले लेते हैं, पोटाशियम का साइज़ बड़ा है क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियाई बड़ा है। अब सबसे पहले हम लिथियम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सोडियम को डिस्कस करते हैं कि टॉप से बॉटम जब हम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, उसकी वजह क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, इसमें एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। चूँकि सब शेल्स की तादाद कम है और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद कम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है। बात थोड़ी सी तवज्जो से सुननी है आपने, समझनी है। सब शेल्स नहीं है, सब शेल्स की तादाद कम है, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पुल होती है। इस स्ट्रॉन्ग पुल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ। अब इसका साइज स्मॉल है, क्यों स्मॉल है? इसका साइज़
सब शेल्स की तादाद कम होने की वजह से, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होने की वजह से न्यूक्लियस जो है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी जो पुल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से साइज इसका कम हो गया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी आपने बच्चों पढ़ा हुआ है तीसरे चैप्टर में। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको रिमूव करना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है। इसको रिमूव करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। साइज स्मॉल, एटॉमिक रेडियाई स्मॉल, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। स्मॉल एटम्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखना है, जिसका साइज़ जितना स्मॉल होता गया उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये बेटा इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एक एटम की, एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है उसका वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी कम होती है। अब हम मज़ीद आपको समझ आ जाती है, हम इसको डिस्कस करते हैं, हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। मैंने पोटाशियम ले लिया। पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें, देखें 1s2, अब ये 2s2, 2p6 ये आपने खुद ड्रा करनी है। ये हमारे पास पोटाशियम है, ये पीरियड नंबर 4 में है। पीरियड नंबर 4 में होने का मतलब बच्चों के उसके सब शेल्स की, उसके शेल्स की तादाद 4 होगी, 1 2 3 4। अब ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में होने का मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ओके। अब इसमें सब शेल्स की और सब शेल्स की तादाद ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। टॉप से बॉटम मूव करने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। साइज़ क्यों इंक्रीज़ हो गया है? क्योंकि बच्चों सब शेल्स बढ़ गए हैं, शेल्स बढ़ गए हैं और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो गया है। शेल्स के बढ़ने से साइज़ इंक्रीज़ हो गया, साइज़ इंक्रीज़ हुआ। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ग्रुप 1 में होगा, ग्रुप 1 में। अब वैलेंस शेल्स और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी? एक तो शेल्स के इजाफे से जो है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होती है। दूसरा, ये जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनकी कोशिश होती है कि हम न्यूक्लियस की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खुद अट्रैक्ट कर लें और हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ना जाने दें। इसकी कोशिश होगी मैं ये इनके पास ना जाने दूं न्यूक्लियस की फोर्स अट्रैक्शन, लेकिन ज़्यादा है चली जाएगी। फिर इसकी कोशिश होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की कि हम जो हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना जाने दें। लेकिन यही वजह है कि स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद रोक लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते, ये बैरियर बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, थोड़ी सी। अब कम क्यों ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि सब शेल्स और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। अब इसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल थोड़ी सी लग रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बच्चों स्मॉल हो जाएगी। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। हाई क्यों होगी? हमने डिस्कस कर लिया है, सब शेल्स की तादाद कम है और इनर स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो ज़्यादा होगी, वो इजीली रिमूव नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है। और सब शेल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही होती है न्यूक्लियस की और आप इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होगी क्योंकि आपको स्मॉल अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी इसको रिमूव करने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों इसकी थोड़ी है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? एक दूसरे के इन्वर्स होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी
स्मॉल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हाई, यानी कि लिथियम की निस्बत पोटाशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी जो है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो ज़्यादा है, यानी कि लिथियम ईजिली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होगा, लेकिन जो पोटाशियम है वो ईजिली एज़ कम्पेयर टू द लिथियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्रॉपर्टी को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या आप मेटालिक करैक्टर कहते हैं। यानी कि बच्चों टॉप से बॉटम हम मूव करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इन द पीरियड्स। मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं इसको डिस्कस करने के लिए। एक मैंने सोडियम ले लिया है, नेट्रियम जिसको हम कहते हैं, और एक हमने एलुमिनियम ले लिया है, Al एटॉमिक नंबर 13 है। दोनों सेम, दोनों का पीरियड नंबर सेम है, पीरियड नंबर दोनों का सेम है। पीरियड नंबर 3 पीरियड नंबर होने का मतलब है उसके वैलेंस शेल की तादाद 3 होगी, ये उसके वैलेंस शेल की तादाद 3 है, 1 2 3 सोडियम के। इसका एलुमिनियम का पीरियड नंबर 3, इसका मतलब है उसके सब शेल्स की तादाद सेम होगी, शेल्स की तादाद सेम होगी 1 2 3 दोनों की बराबर है। इसका ग्रुप नंबर 1, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास है बच्चों ये ग्रुप 13 से है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि उससे पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका होगा। और अब एक ही पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी EB इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट, ये अब हम इसको इस एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। ये मैंने सोडियम की स्ट्रक्चर बना दिया, 1s22 s22 p6 3s1। इनर शेल में, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसके बाद ये वाला शेल हो गया, आउटर शेल हो गया, आप इसे कह लें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बात हमने पीछे भी डिस्कस की है कि इसको स्टेबल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ऑक्टेट जो है इसका वो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरा होगा, वो इसको किसी ने भी नहीं देने हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर देगा। जब ये ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव होती है, ये भी हमने देखी है। अब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, ये एल्यूमिनियम है, इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं। दोनों में सब शेल्स की तादाद देखें, शेल्स की तादाद देखें, सेम है। दोनों में इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। एक बात क्लियर होगी। अब दोनों में सब शेल्स की तादाद सेम है, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है जी। अब क्या होता है कि जब सब शेल्स इंक्रीज़ हों, आपको पीछे बताया है, या इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हों तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसमें बेटा सब शेल्स भी कांस्टेंट हैं, बराबर हैं, और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें बराबर हैं। इट मीन्स के न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ नहीं होगी। अब चूँकि इसके अंदर प्रोटॉन्स 13 हैं और इसके अंदर प्रोटॉन्स 11 हैं, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग पुल लगाएगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि उसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियस की पावर कब कम होती है? जब सब शेल्स ऐड हों और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड हों, दोनों में बेटा सब शेल्स बराबर हैं, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो होगी नहीं, लेकिन इसका न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह से उसकी पावर ज़्यादा है, वो वैलेंस शेल के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की वजह से क्या होगा, वो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे, उसकी तरफ पुल हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, सॉरी। तो जब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो साइज़ स्मॉल हो गया। लेकिन इस सीन में क्या है, सोडियम 11 है, सब शेल वही हैं, लेकिन न्यूक्लियस वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना न्यूक्लियस एल्यूमिनियम का स्ट्रॉन्ग था। ये भी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर भी लग रही है,
लेकिन जितनी इस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है उससे वो कम है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस स्मॉल है। तो लेफ्ट से राइट मूव किया, वैलेंस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगने की वजह से न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज के डिक्रीज होने से बच्चों क्या होता है कि आप इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जैसे जैसे साइज़ कम होता जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होता जाएगा, उसको रिमूव करने के लिए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि साइज़ कम हो गया। इसका साइज़ बड़ा है, इसके बाद एलुमिनियम है, एलुमिनियम का साइज़ स्मॉल है, इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन का साइज़ एलुमिनियम से भी स्मॉल है, क्योंकि सब शेल्स की तादाद बराबर है। और उसमें आगे हम हमारे पास क्लोरीन है, उसका साइज़ जो है वो ऐसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज़ स्मॉल होता है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से हमारे पास वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। और मैंने बताया है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो कम होगा। ठीक है, लेफ़्ट से राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट से राइट। अब हमारे पास है ये लिखा है जो मैंने आपको बोलकर समझा दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एन एटम एंड द न्यूक्लियर चार्ज। साइज ऑफ एन एटम और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। साइज स्मॉल होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम ज़्यादा होगा। साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा। अब स्मॉल साइज एटम है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका साइज स्मॉल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास है, आगे हम देख लेते हैं, ये इनके दरमियान रिलेशन भी है कि एक चीज़ बड़ी तो दूसरी कम होती है। अब हमारे पास ये आगे है, हम देख लेते हैं, बुक वालों ने एक एग्जांपल दी हुई है सोडियम और मैग्नीशियम की। देखें बच्चों, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम है। दोनों में सब शेल स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। इसका न्यूक्लियस हैवी है जिस वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा और उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करेगा, उनका साइज़ कंडेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है। इसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, इसकी साइज़ कम होने की वजह से, मैग्नीशियम का साइज़ कम होने की वजह से, न्यूक्लियस इसका स्ट्रॉन्ग है, पुल ज़्यादा है न्यूक्लियस की, इसका साइज़ कम होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जो कि हमारे पास बेटा 738 है। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही, जिस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, 496 है, इसकी 738 किलो जॉल पर मोल है। अब साइज़ कम है तो डेफिनेटली 186 पिकोमीटर इसका साइज़ है। इसका है हमारे पास 160 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर के, पिको 10⁻⁻12 के बराबर होते हैं। ये हमारा बच्चों रिलेशन था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान, और ये हमने टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।